छठी कक्षा में पढ़ते समय मेरे तरह तरह के सहपाठी थे। एक हरबंस नाम का लड़का था जिसके सब काम अनूठे हुआ करते थे। उसे जब सवाल समझ में नहीं आता तो स्याही की दवात उठाकर पी जाता। उसे किसी ने कह रखा था कि काली स्याही पीने से अक्ल तेज हो जाती है। मास्टर जी गुस्सा होकर उस पर हाथ उठाते तो बेहद ऊंची आवाज में चिल्लाने लगता, मार डाला, मास्टर जी ने मार डाला। वो इतनी जोर से चिल्लाता कि आसपास की जमातों के उस्ताद बाहर निकल आते कि क्या हुआ है। मास्टर जी ठिठक कर हाथ नीचा कर लेते। यदि वो उसे पीटने लगते तो हरबंस सीधा उनसे चिपट जाता और ऊंची ऊंची आवाज में कहने लगता, आपकी माफ कर दो जी, आप बादशाह हो जी, आप अकबर हो जी, आप सम्राट अशोक हो जी, आप माई बाप हो जी, दादा हो जी, परदादा हो जी। क्लास में लड़के हंसने लगते और मास्टर जी झेप कर उसे पीटना छोड़ देते। ऐसा था वो हरबंस। हर आए दिन बाग में से मेंढक पकड़ लाता और कहता कि हाथ पर मेंढक की चर्बी लगा लें तो मास्टर जी की बेंत का कोई असर नहीं होता। हाथ को पता ही नहीं चलता कि बेंत पड़ा है। एक दूसरा सहपाठी था, बोधराज। इससे हम सब डरते थे। जब वो चिकोटी काटता तो लगता जैसे किसी सांप ने डस लिया है। बड़ा जालिम लड़का था। गली की नाली पर जब बर्रे आकर बैठते तो नंगे हाथ से वो बर्रे पकड़कर उसका डंक निकाल लेता और फिर बर्रे की टांग में धागा बांधकर उसे पतंग की तरह उड़ाने की कोशिश करता। बाग में जाते तो फूल पर बैठी तितली को लपक कर पकड़ लेता और दूसरे क्षण उंगलियों के बीच मसल डालता। अगर मसलता नहीं तो फड़फड़ाती तितली में पिन खोसकर उसे अपनी कॉपी में टांग लेता। उसके बारे में कहा जाता था कि अगर बोधराज को बिच्छू काट ले तो स्वयं बिच्छू मर जाता है। बोधराज का खून इतना कड़वा है कि उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। सारा वक्त उसके हाथ में गुलेल रहती और उसका निशाना अचूक था। पक्षियों के घोंसलों पर तो उसकी विशेष कृपा रहती थी। पेड़ के नीचे खड़े होकर वो ऐसा निशाना बांधता कि दूसरे ही क्षण पक्षियों की चोंचों सुनाई देती और घोंसले में से तिनके और थिगलियां टूट टूट कर हवा में छितरने लगते। या वो झट से पेड़ पर चढ़ जाता और घोंसलों में से अंडे निकाल लाता। जब तक वो घोंसलों को तोड़ फोड़ नहीं डाले उसे चैन नहीं मिलता था। उसे कभी भी कोई ऐसा खेल नहीं सूझता था जिसमें किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया गया हो। बोधराज की माँ भी उसे राक्षस कहा करती थी। बोधराज जेब में तरह तरह की चीजें रखे घूमता, कभी मैना का बच्चा या तरह तरह के अंडे या कांटेदार झाऊ चूहा। उससे सभी छात्र डरते थे। किसी के साथ झगड़ा हो जाता तो बोधराज सीधा उसकी छाती में टक्कर मारता या उसके हाथ पर काट खाता। स्कूल के बाद हम लोग तो अपने अपने घर को निकल जाते, मगर बोधराज न जाने कहाँ घूमता रहता। कभी कभी वो हमें तरह तरह के किस्से सुनाता। एक दिन कहने लगा, हमारे घर में गो रहती है। जानते हो गो क्या होते हैं? नहीं तो क्या होती है गो? अरे गो सांप जैसा एक जानवर होता है, बलिष्ठ भर लंबा, मगर उसके पैर होते हैं, 8 पंजे होते हैं उसके। हाँ, लेकिन सांप के पैर नहीं होते। हमारे घर में सीढ़ियों के नीचे रहती है वो। जिस चीज को वो अपने पंजों से पकड़ ले वो उसे कभी भी नहीं छोड़ती। कुछ भी हो जाए नहीं छोड़ती। चोर अपने पास घो को रखते हैं। वे दीवार फांदने के लिए घो का इस्तेमाल करते हैं। वे घो की एक टांग में रस्सी बांध देते हैं, फिर जिस दीवार को फांदना हो रस्सी झुलाकर दीवार के ऊपर की ओर फेंकते हैं। दीवार के साथ लगते ही गो अपने पंजों से दीवार को पकड़ लेती है। उसका पंजा इतना मजबूत होता है कि फिर रस्सी को चाहे 10 आदमी भी खींचें तो गो दीवार को नहीं छोड़ेगी। चोर उसी रस्सी के सहारे दीवार फांद जाते हैं। फिर दीवार को तुम्हारी गो छोड़ती कैसे है? ऊपर पहुंचकर चोर उसे थोड़ा सा दूध पिलाते हैं। दूध पीते ही गो के पंजे ढीले पड़ जाते हैं। बस हो गया काम। इसी तरह के किस्से बोधराज हमें सुनाता। उन्हीं दिनों मेरे पिताजी की तरक्की हुई और हम लोग एक बड़े घर में जाकर रहने लगे। घर नहीं था, बंगला था, मगर पुराने ढंग का और शहर के बाहर। फर्श ईंटों के, छत ऊंची ऊंची और ढलवा, कमरे बड़े बड़े, लेकिन दीवार में लगता जैसे गारा भरा हुआ है। बाहर खुली जमीन थी और पेड़ पौधे थे। घर तो अच्छा था मगर बड़ा खाली खाली सा था। शहर से दूर होने के कारण मेरा कोई दोस्त यार भी वहां पर नहीं था। तभी वहां बोधराज आने लगा। शायद उसे मालूम हो गया कि वहां शिकार अच्छा मिलेगा, क्योंकि उस पुराने घर में और घर के आंगन में अनेक पक्षियों के घोंसले थे। आसपास बंदर घूमते थे और घर के बाहर झाड़ियों में नेवलों के 1-2 बिल भी थे। घर के पिछले हिस्से में एक बड़ा कमरा था जिसमें माँ ने फालतू सामान भरकर गोदाम सा बना दिया था। यहाँ पर कबूतरों का डेरा था। दिन भर गुटर गूं चलती रहती।
वहां पर टूटे रोशनदान के पास एक मैना का भी घोंसला था। कमरे के फर्श पर पंख और टूटे अंडे और घोंसले के तिनके बिखरे रहते। बोधराज आता तो मैं उसके साथ घूमने निकल जाता। एक बार वो झाऊ चूहा लाया जिसका काला थूथना और कटीले बाल देखते ही मैं डर गया था। माँ को मेरा बोधराज के साथ घूमना अच्छा नहीं लगता था, मगर वो जानती थी कि मैं अकेला घर में पड़ा पड़ा क्या करूंगा। माँ भी उसे राक्षस कहती थी और उसे बहुत समझाती थी कि वो गरीब जानवरों को तंग नहीं किया करे। एक दिन माँ मुझसे बोली, अगर तुम्हारे दोस्त को घोंसले तोड़ने में मजा आता है तो उससे कहो कि हमारे गोदाम में से भी घोंसले साफ कर दे। चिड़ियों ने कमरे को बहुत गंदा कर रखा है। मगर माँ, तुम ही तो कहती थी कि जो घोंसले तोड़ता है उसे पाप चढ़ता है। मैं ये थोड़ी ही कहती हूँ कि पक्षियों को मारे। ये तो पक्षियों पर गुलेल चलाता है, उन्हें मारता है। घोंसला हटाना तो दूसरी बात है बेटा। चुनाचे जब बोधराज घर पर आया तो मैं घर का चक्कर लगाकर उसे पिछवाड़े की ओर गोदाम में ले गया। गोदाम में ताला लगा था। हम ताला खोलकर अंदर गए। शाम हो रही थी और गोदाम के अंदर झुटपुटा सा छाया था। कमरे में पहुंचे तो मुझे लगा जैसे हम किसी जानवर की मांद में पहुंच गए। बला की बू थी और फर्श पर बिखरे हुए पंख और पक्षियों की पीठ। सच पूछो तो मैं डर गया। मैंने सोचा यहाँ भी बोधराज अपना घिनौना शिकार खेलेगा। वो घोंसलों को तोड़ तोड़ कर गिराएगा, पक्षियों के पर नोचेगा, उनके अंडे तोड़ेगा, ऐसी सभी बातें करेगा जिनसे मेरा दिल दहलता था। न जाने माँ ने क्यों कह दिया था कि इसे गोदाम में ले जाओ और इससे कहो कि गोदाम में से घोंसले साफ कर दे। मुझे तो इसके साथ खेलने को भी मना करती थी और अब कह दिया कि घोंसले तोड़ो। मैंने बोधराज की ओर देखा तो उसने गुलेल संभाल ली थी और बड़े चाव से छत के नीचे मैना के घोंसले की ओर देख रहा था। गोदाम की ढलवा छतें तिकोन सा बनाती थी। 2 पल्ले ढलवा उतरते थे और नीचे एक लंबा शहतीर कमरे के आर पार डाला गया था। इसी शहतीर पर टूटे हुए रोशनदान के पास ही एक बड़ा सा घोंसला था जिसमें से उभरे हुए तिनके, रुई के फाहे और लटकती थिगलियां हमें नजर आ रही थी। ये मैना का घोंसला था। कबूतर अलग से दूसरी ओर शहतीर पर गुटर गूं कर रहे थे और सारा वक्त शहतीर के ऊपर मटर गश्ती कर रहे थे। घोंसले में मैना के बच्चे हैं, बोधराज ने कहा और अपनी गुलेल साध ली। तभी मुझे घोंसले में से छोटे छोटे बच्चों की पीली पीली नन्ही चोंचें झांकती नजर आई। देखा, ये विलायती मैना है, इधर घोंसला नहीं बनाती। इनके माँ बाप जरूर अपने काफिले से पिछड़ गए होंगे और यहाँ आकर घोंसला बना लिया होगा। इनके माँ बाप कहाँ हैं? चुग्गा लेने गए हैं, अभी आते ही होंगे। कहते हुए बोधराज ने गुलेल उठाई। मैं उसे रोकना चाहता था कि घोंसले पर गुलेल नहीं चलाए, पर तभी बोधराज की गुलेल से फर्र की आवाज निकली और उसके बाद जोर के टन की आवाज आई। गुलेल का कंकड़ घोंसले से ना लगकर सीधा छत पर जा लगा था जहां टीन की चादरें लगी थी। दोनों चोंच घोंसले के बीच कहीं गायब हो गई और फिर सख्ता सा आ गया। लग रहा था मानो मैना के बच्चे सहमकर चुप हो गए थे। तभी बोधराज ने गुलेल से एक और वार किया। अब की बार कंकड़ शहतीर से लगा। बड़ा आकड़ा आकड़ा फिरता था। 2 निशाने चूक जाने पर वो बौखला उठा। अब की बार वो थोड़ी देर तक चुपचाप खड़ा रहा। जिस वक्त मैना के बच्चों ने चोंच फिर से उठाई और घोंसले के बाहर झांक कर देखने लगी, उसी समय बोधराज ने तीसरा वार किया। अब की कंकड़ घोंसले के किनारे पर लगा। 3-4 तिनके और रुई के गाले उड़े और छितरा छितरा कर फर्श की ओर उड़ने लगे, लेकिन घोंसला गिरा नहीं। बोधराज ने फिर से गुलेल तान ली थी। तभी कमरे में एक भयानक सा साया डोल गया। हमने नजर उठाकर देखा। रोशनदान में से आने वाली रोशनी सहसा ढक गई थी। रोशनदान के सीखचे पर एक बड़ी सी चील पर फैलाए बैठी थी। हम दोनों ठिठक कर उसकी ओर देखने लगे। रोशनदान में बैठी चील भयानक सी लग रही थी। यही चील का घोंसला होगा। चील अपने घोंसले में लौटी है। नहीं, चील का घोंसला यहाँ कैसे हो सकता है? अरे चील अपना घोंसला पेड़ों पर बनाती है, यहाँ थोड़ी। ये मैना का घोंसला है। उस वक्त घोंसले में से चोंचों की ऊंची आवाज आने लगी। घोंसले में बैठी मैना के बच्चे पर फड़फड़ाने लगे और चिल्लाने लगे। हम दोनों निश्चेष्ट से खड़े हो गए, ये देखने के लिए कि चील अब क्या करेगी। हम दोनों टकटकी बांधे चील की ओर देखे जा रहे थे। चील रोशनदान में से अंदर आ गई। उसने अपने पर समेट लिए थे और रोशनदान पर से उतरकर गोदाम के आर पार लगे शहतीर पर उतर आई थी। वो अपना छोटा सा सिर हिलाती, कभी दाएं देखती, कभी बाएं।
मैं चुप था, बोधराज भी चुप था, पर न जाने वो क्या सोच रहा था। घोंसले में से बराबर चोंचों की आवाज आ रही थी, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। मैना के बच्चे बुरी तरह डर गए थे। ये यहाँ रोज आती होगी, बोधराज बोला। अब मेरी समझ में आया कि क्यों फर्श पर जगह जगह पंख और मांस के लोथड़े बिखरे पड़े रहते हैं। जरूर हर आए दिन चील घोंसले पर झपट्टा मारती रही होगी। मांस के टुकड़े और खून सने पर इसी की चोंच से गिरते होंगे। बोधराज अभी भी टकटकी बांधे चील की ओर देख रहा था। अब चील धीरे धीरे शहतीर पर चलती हुई घोंसले की ओर बढ़ने लगी और घोंसले में बैठे मैना के बच्चे पर फड़फड़ाने और चीखने लगे। जब से चील रोशनदान पर आकर बैठी थी, मैना के बच्चे चीखे जा रहे थे। बोधराज अब भी मूर्तिवत खड़ा चील की ओर ताके जा रहा था। मैं घबरा उठा। मैं मन में बार बार कहता, क्या फर्क पड़ता है अगर चील मैना के बच्चों को मार डालती है या बोधराज अपनी गुलेल से उन्हें मार डालता है। अगर चील नहीं आती तो इस वक्त तक बोधराज ने मैना का घोंसला नोच भी डाला होता। तभी बोधराज ने गुलेल उठाई और सीधा निशाना चील पर बांध दिया। चील को मत छेड़ो, वो तुम पर झपटेगी, मैंने बोधराज से कहा, मगर बोधराज ने मेरी बात नहीं सुनी और गुलेल चला गया। चील को निशाना नहीं लगा। कंकड़ छत से टकराकर नीचे गिर पड़ा और चील ने अपने बड़े बड़े पंख फैलाए और नीचे सिर किए घूरने लगी। चलो यहाँ से निकल चले। नहीं, हम चले गए तो चील बच्चों को खा जाएगी। उसके मुंह से ये वाक्य मुझे बड़ा अटपटा लगा। अरे स्वयं ही तो घोंसला तोड़ने के लिए गुलेल उठा लाया था। बोधराज ने एक और निशाना बांधा, मगर चील उस शहतीर पर से उड़ी और गोदाम के अंदर पर फैलाए तैरती हुई सी आधा चक्कर काटकर फिर से शहतीर पर जा बैठी। घोंसले में बैठे बच्चे बराबर चोंचों किए जा रहे थे। बोधराज ने झट से गुलेल मुझे थमा दी और जेब से 5-7 कंकड़ निकालकर मेरी हथेली पर रख दिए। तुम चील पर गुलेल चलाओ, चलाते जाओ, उसे बैठने नहीं देना, उसने कहा और स्वयं भागकर दीवार के साथ रखी मेज पर एक टूटी हुई कुर्सी चढ़ा दी और फिर उछलकर मेज पर चढ़ गया और वहां से कुर्सी पर जा खड़ा हुआ। फिर बोधराज ने दोनों हाथ ऊपर को उठाए, जैसे तैसे अपना संतुलन बनाए हुए उसने धीरे से दोनों हाथों से घोंसले को शहतीर पर से उठा लिया और धीरे धीरे कुर्सी पर से उतरकर मेज पर आ गया और घोंसले को थामे हुए ही छलांग लगा दी। चलो बाहर निकल चलो, उसने कहा और दरवाजे की ओर लपका। गोदाम में से निकलकर हम गैराज में आ गए। गैराज में एक ही बड़ा दरवाजा था और दीवार में छोटा सा एक झरोखा। यहाँ भी गैराज के आर पार लकड़ी का एक शहतीर लगा था। यहाँ पर चील नहीं पहुंच सकती, बोधराज ने कहा और इधर उधर देखने लगा था। थोड़ी देर में घोंसले में बैठे मैना के बच्चे चुप हो गए। बोधराज बक्से पर चढ़कर मैना के घोंसले में झांकने लगा। मैंने सोचा अभी हाथ बढ़ाकर दोनों बच्चों को एक साथ उठा लेगा, जैसे वो अक्सर किया करता था, फिर भले ही उन्हें जेब में डालकर घूमता फिरे। मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो देर तक घोंसले के अंदर झांकता रहा और फिर बोला, थोड़ा सा पानी लाओ, इन्हें प्यास लगी है, इनकी चोंच में बूंद बूंद पानी डालेंगे। मैं बाहर गया और एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले आया। दोनों नन्हे नन्हे बच्चे चोंच ऊपर उठाए हाँफ रहे थे। बोधराज ने उनकी चोंच में बूंद बूंद पानी डाला और बच्चों को छूने से मुझे मना कर दिया, ना ही स्वयं उन्हें छुआ। इन बच्चों के माँ बाप यहाँ कैसे पहुंचेंगे? वे इस झरोखे में से आ जाएंगे, वे अपने आप इन्हें ढूंढ निकालेंगे। हम देर तक गैराज में बैठे रहे। बोधराज देर तक मंसूबे बनाता रहा कि वो कैसे रोशनदान को बंद कर देगा ताकि चील कभी गोदाम के अंदर ना आ सके। उस शाम वो चील की ही बातें करता रहा। दूसरे दिन जब बोधराज मेरे घर आया तो ना तो उसके हाथ में गुलेल थी और ना जेब में कंकड़, बल्कि जेब में बहुत सा चुग्गा भरकर लाया था। और हम दोनों देर तक मैना के बच्चों को चुग्गा डालते रहे और उनके करतब देख रहे थे।